तो बोल देना। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जी नमस्कार नमस्कार। सर, इंडिया अलायंस लग रहा है अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने कहा है कि वो अपने स्टेट में सभी 42 सीटों पे खुद लड़ेंगी, यानी कि उनकी पार्टी लड़ेगी। इधर पंजाब में भगवंत मान ने भी कहा है कि वो कांग्रेस से कोई टाइप नहीं करेंगे, वो सारी सीटों पे खुद लड़ेंगे। तो ये इंडिया अलायंस में चल क्या रहा है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, इसलिए अभी से यह मानना कि अ, जो इंडिया अलायंस है वो खत्म होने जा रहा है या अपना अस्तित्व खोने जा रहा है, अब मुझे लगता है कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। वह निश्चित रूप से, जैसा मैंने पिछली दो तीन चर्चाओं में आपके साथ ही इसको दोहराया था कि हम्म। ये जो इंडिया गठबंधन है, इसकी असली मजबूती, इसकी असली एकता, उसकी जो अ, उसकी जो अग्नि परीक्षा होगी, उसका जो लिटमस टेस्ट होगा, वो तब होगा जब इसके घटक दल आमने-सामने बैठेंगे अपने-अपने राज्यों के लिए सीटों के बँटवारे के लिए। और इसकी एक झलक पिछले साल अभी जो हाल में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें भी हम सबने देखे थे कि कैसे सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 36 का आंकड़ा बन गया। और कैसे आम आदमी पार्टी ने अपनी नाराजगी जताई और उन्होंने 3 राज्यों में 205 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए कांग्रेस के विरोध के बावजूद। अब ये जो अभी पश्चिम बंगाल में जैसा आपने बताया या पंजाब में, ये जो दोनों जगह वहाँ की अपनी रीजनल पार्टी और रीजनल सरकारों के मुखिया ने जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है, ये दरअसल उसी लिटमस टेस्ट का परिणाम है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाई हमें 42 सीटों पर चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कांग्रेस को सीट शेयरिंग का प्रस्ताव भेजा था कि भाई आप 2 सीटों पे लड़ लीजिए, बाकी 40 पे हमें लड़ने दीजिए। तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया था शुरू में ही, तो जाहिर तौर पर अब उस पर बातचीत की कोई मतलब नहीं है। और हमने फैसला कर लिया है कि अब हम 42 सीटों पे अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जबकि राहुल गांधी जो असम की से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, उन्होंने असम में इस बात को कहा है कि नहीं, अभी हमारी बातचीत चल रही है। जबकि ममता बनर्जी ने साफ खारिज किया कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। हमारी बातचीत शुरू में चली थी और उसके उस पर प्रस्ताव कांग्रेस ने खारिज कर दिया था, लिहाजा हमने फैसला कर लिया है कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और लगभग उसी तरह की परिस्थिति पंजाब में बनती दिख रही है, क्योंकि पंजाब में भगवंत मान ने भी कह दिया है कि भाई आम आदमी पार्टी जब पूरी तरीके से चुनाव में अपनी उम्मीदवारी रखने में सक्षम है और कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई अस्तित्व अब वैसा बचा नहीं, तो लिहाजा हम कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग किस आधार पर करें। तो वो नहीं कर सकते, तो अब हम ये चुनाव भी अकेले ही लड़ेंगे। अब देखिए, इसका विस्तार भी होगा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 2 जगहों की बात हो रही है। जाहिर तौर पर अगर पंजाब में साथ नहीं लड़ेंगे तो दिल्ली में भी साथ नहीं लड़ेंगे। ऑब्वियसली। जिसके हाँ, जिसके संकेत समय-समय पर केजरीवाल देते रहे हैं। जी। जब सबसे पहले गठबंधन में यह सवाल आया था, तो आप याद करिए अखिलेश यादव ने ही कहा था, प्रस्ताव दिया था कि जिन जिन राज्यों में जो क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं, हमारे गठबंधन को उसके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो अगर इस हाल में देखेंगे तो ये कतई-कतई कांग्रेस के लिए पचाने योग्य प्रस्ताव नहीं था। हालाँकि तब इस प्रस्ताव को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं हुआ, इस पर बहुत विमर्श नहीं हुआ और वो प्रस्ताव वहीं का वहीं दबा दिया गया। लेकिन तब भी केजरीवाल ने ऑलमोस्ट इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो मजबूती है और 2 राज्यों में, और वो मजबूती वो जो मौजूदगी है वो बेहद मजबूत है। तो लिहाजा उन 2 राज्यों में वो किसी को और पैर पसारने का मतलब अवसर दें, तो वो उनके लिए अपनी तरह का एक तरह से राजनीतिक आत्मघात होगा।
और देखिए कोई भी राजनीतिक दल जब चाहे वो गठबंधन में हो ना हो, उसकी अपनी जो राजनीतिक प्राथमिकता होती है वह तो अपने दल को मजबूत बनाने की होगी। अपने दल अ, अपने दलों से ज्यादा प्रतिनिधि चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो वहां भेजने की होती है। कोई भी दल, या हम कह सकते हैं कि यहाँ राजनीति में बलिदान त्याग की बात करना ही बेमानी है। अब कोई इतिहास उठा करके देख के बताइए कि हाँ फला दल ने फला दल के लिए अपनी कुर्बानी दे दी हो या अपना। यहाँ तो दल से दल बने हैं। बने इसलिए हैं कि सबको अपने स्वार्थ की चिंता है। इस कांग्रेस से कितने सारे दल बन गए। ये तृणमूल कांग्रेस जो कह रही आज की हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, या खुद भी कांग्रेस से बनी हुई, कांग्रेस से अलग होकर बनी है। चाहे शरद पवार की एनसीपी को ले ले, वो भी तो कांग्रेस से ही निकल कर बने, और कांग्रेस के तो जाने और कितने टुकड़े हो चुके हैं, वो इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि कोई त्याग करने को तैयार नहीं है। तो जब ये दल अपने स्वार्थ के लिए अलग हो गए या अलग बने, या क्षेत्रीय दल कोई और जो अलग से है, चाहे हम बात कर लें आम आदमी पार्टी की जो स्वतंत्र रूप से एक पार्टी बनी है, लेकिन उस पार्टी का विकास, उस पार्टी का विस्तार ही हुआ है कांग्रेस के खात्मे के आधार पर। दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, दोनों राज्यों में इन्होंने कांग्रेस को ही धराशायी किया। कांग्रेस के कह सकते हैं कि कब्र पर इनका इन्होंने अपना सिंहासन रखा है सत्ता का। तो लिहाजा ये मुझे तो कतई इस बात से कोई हैरानी नहीं हो रही है, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये शुरुआत। अभी आगे आगे आप देखें और कितने दल इस गठबंधन में रह सकते हैं। मैं दलदल नहीं कहूंगा। वैसे आपको मजेदार बताऊं कि आज के जो ये दो घटनाक्रम हुए हैं दो दलों के अलग चुनाव लड़ने की, इसके बाद खुद जो कांग्रेस के एक कह सकते हैं कि मुखर नेता हैं प्रमोद कृष्णम, उन्होंने ही आज अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अभी देखते जी, जाइए तो दलदल जी, में कौन दल रहना चाहेगा। जी, तो जी। दलदल में कोई दल नहीं रहना चाहेगा। तो ये खुद प्रमोद कश्यप कह रहे हैं कि दलदल में नहीं रहना। और एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी हमें जिस पे गौर करना चाहिए वो केसी त्यागी का है, जी, कि उन्होंने इस घटना को लेकर बड़ी चिंता जताई है और कहा कि ये बहुत गंभीर बात है कि हमारे दल हमसे छूटे जा रहे हैं। और एक जो बहुत ही गंभीर बात उन्होंने उस टिप्पणियों की लाइनों के बीच कही है वो ये कि इसलिए शुरुआत में जब हम सब एक थर्ड फ्रंट बनाने के लिए तीसरा मोर्चा बनाने की बात सोच रहे थे, तो वो मोर्चा हमने गैर भाजपा गैर कांग्रेस बनाने का ख्याल रखा। खैर, वो बाद में परिस्थितियां बदली और कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ शामिल किया, या कांग्रेस उनके साथ जाकर जुड़ने के लिए मंजूर भी तैयार हुई। तो जाकर के अंततः इस इंडिया गठबंधन का ये स्वरूप हमारे सामने आया। सर, अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 तारीख को। उसके बाद से तमाम तरह के बयानबाजी हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा करने से मुर्दे भी चल सकते हैं। मतलब इतनी बकवासबाजी के उनके बयान हैं। और शायद से इंडिया अलायंस का जो राम का विरोध है, इसीलिए इनकी ये दशा हो रही है। ये जो उन्होंने अजीब-सी बात कही है, उधर मोइली ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। सर, आप क्या कहते हैं ऐसे बयानों पे? देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से कभी इन बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ, लेकिन इस समय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के दो तरह की बातें जो हैं वो अ, आई हैं सामने में, जिसको हम कह सकते हैं कि वो जो इस समय देश में जो धारा थी उस धारा के विपरीत बात थी। एक तो जो आपने अभी उठाया कि एक जो राजनीतिक है पूरी तरीके से, जैसे कांग्रेस के द्वारा उसका विरोध, उसके कई हालांकि वो कभी भी एक आधार नहीं निकाल पाए ढूंढ के मजबूत, जिसके आधार पे बताएं कि हम इस रामलला के, हालांकि उन्होंने विरोध नहीं किया, बस वो सिर्फ उन्होंने उस न्योते को ठुकराया एक तरीके से, कि उन्होंने घोषणा की कि नहीं हम इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसका भी उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था, और उन्होंने जो भी बातें बताई उससे स्पष्ट था कि उनका विरोध राजनीतिक है।
दूसरी तारीख जो आपने अभी जिन नेताओं के बारे में जिक्र किया, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो वीरप्पा मोइली की बात कर लें, इन सबका बयान कुल मिला के राजनीतिक है। दरअसल क्या है कि इस एक तो आप इस रामनवमी प्राण प्रतिष्ठा को जब हम के देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस संदर्भ में देखते हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट संदर्भ ये है जो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लगातार पिछले कई चुनावों में जिसका उल्लेख किया कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे। और वो उस जो चुनावी घोषणा पत्र सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक चीज लिखा भी कि भाई आप अब तक अगर एक वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष के तुष्टिकरण की राजनीति करते आए तो वो आपको सूट कर रहा था। आज क्या है, उसी अस्त्र से भाजपा ने आपसे लोहा लेना शुरू कर दिया। हथियार नहीं बदले, हथियार वही है तुष्टिकरण का। बस क्या था कि पहले आपने एक संप्रदाय के तुष्टिकरण का को अपना राजनीतिक हथियार बनाया। आज वही हथियार भाजपा लेकर के घूम रही है, उसने भी उसी तुष्टिकरण को अपना राजनीतिक हथियार बनाया। बट फर्क इतना है कि आपने एक संप्रदाय को बनाया, इन्होंने दूसरे संप्रदाय को बनाया। तो आज तमाम बुद्धिजीवी, मैं तो उन बुद्धिजीवियों से भी सवाल पूछता हूँ कि जब आप उस तुष्टिकरण की राजनीति पे बहुत साथ थे तो आज अचानक विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि चीजें नहीं बदली हैं, केवल और केवल वो संप्रदाय बदल गया, असर तो वही है। तो इनका विलाप, इन राजनीतिक दलों का विलाप तो पूरी तरीके से समझ में आने वाली बात है। और वो कहते हैं, मैं इसलिए उसको बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ, चाहे वो स्वामी प्रसाद हो। स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित रूप से पिछले समय से लगातार जिस तरह से सनातन का विरोध करने पे उतारू हो गए हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि उनके राजनीतिक चरित्र के लिए भी बहुत मददगार होने वाला है। उससे उनको कोई राजनीतिक फायदा बहुत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ऐसे बयानों पर खुद समाजवादी पार्टी ने रोक नहीं लगाई तो उसका खमियाजा उनको अगले चुनावों में जरूर भुगतना। एक बहुत सही दूसरा कह रहे हैं विरोध आप। और भी देखने को आजकल आ रहा है, वो बड़ी जी, उल जुलूल टाइप की चीजें आ रही। किसी को जी, उस मंदिर उस जो रामलला की का जो विग्रह स्थापित हुआ है उसमें वो रामलला की उनमें किसी को भाव भंगिमा पसंद नहीं आ रही कि साहब ये तो ऐसा है, 5 साल के बालक के तौर पे दिखाया गया है लेकिन वो तो बड़े मैच्योर लग रहे हैं। किसी को उनका रंग नहीं समझ में आ रहा है। वो कहते भाई उत्तर भारत में तो प्रतिमाएं अक्सर मंदिरों में सफेद संगमरमर की होती है, या मतलब उज्ज्वल कह सकते हैं कि उज्जवल कलर जिसको कहते हैं की होती है, लाइट। जी। अब भाई मेरी समझ में नहीं आता कि आपको परेशानी है क्या विषय। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ये वही लोग हैं जो वाम भक्त हैं, ये वामपंथी विचारधाराओं के भक्त लोग हैं। एक तरफ आपको, आप खुद को नास्तिक कहते हुए भी बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं, दूसरी तरफ आप इसमें भी उंगली डालना चाहते हैं कि मूर्ति काली क्यों है, सफेद क्यों है, 5 वर्ष के क्यों है, वो रामलला तो शिशु अवस्था में दिखने चाहिए, तो पालने में झुलाते हुए दिखना चाहिए था। इस तरीके की चीजें। तो एक ये कुल मिला के, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, एक अजीब सी बेचैनी है। और ये बेचैनी ये नहीं कि 22 के बाद शुरू हुई है, ये 22 से काफी पहले शुरू हो गई, तब जब यह स्पष्ट होने लगा धीरे धीरे कि जो 22 तारीख का आयोजन है, एक ये बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है। कई मायनों में ये एक ग्लोबल इवेंट होगा, और ये ग्लोबल इवेंट होगा इसका प्रचार खुद उनके विरोधी करने लगे। जी। तो उनके जो पेट का दर्द है उसकी असली वजह यह नहीं थी।
वो चाहे वो रामलला के विरोध की बात शंकराचार्य की आड़ लेके करना चाहे, चाहे दूसरे और कहते हैं ना कि उसके राजनीतिकरण का विलाप करके करना है। असली इनका जो दर्द है वो ये है कि ये इतना भव्य आयोजन, इस आयोजन के जरिए पूरे देश भर में और देश की सीमाओं के बाहर परे भी राम नाम की लहर, और उनका खुद का एक विश्वास कि इस राम लहर की राजनीतिक परिणति भाजपा को लाभ के तौर पे 2024 के इस बार होने वाले लोकसभा चुनावों में होने जा रहा है। ये उनका विश्वास है और यही विश्वास उनका उनके लिए सबसे बड़ी बेचैनी है। तो अब देखिए, मैं तो जहां तक अभी तक समझ पाया हूं, मैं तो सोचता हूँ कि राम नाम बिन काज ना हुई। आपका काम हो बिल्कुल, ही नहीं सकता, काम नहीं चल सकता बिल्कुल। भाई, आपको आना ही पड़ेगा राम की शरण में, चाहे राजनीतिक तौर पर आपको आना पड़ेगा। क्योंकि आप अ, अगर ये सोच रहे हो कि आप कोई ऐसा चुनाव समीकरण बनाएंगे जिसमें आप राम के चाहने वालों या राम के समर्थकों के अनुयायियों को दरकिनार रख करके आप सत्ता के सोपान पर पहुंच जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। आपने 22 जनवरी को देखा, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ अकेले बॉस थे, यानी कि बॉस की भूमिका में दिखाई दे रहे थे। लेकिन असल में वो वहाँ पर भक्त की भूमिका में थे। उनके साथ ना तो उनकी कैबिनेट का कोई बड़ा मंत्री था, इवन अमित शाह तक उनके साथ नहीं थे। नरेंद्र मोदी ने इसके ज़रिए क्या संदेश देना चाहा? देखिए, ये एक धार्मिक आयोजन था निश्चित रूप से, और ये कोई सरकारी समारोह जैसा तो कुछ था नहीं जिसमें तमाम मंत्रीगण वहाँ उपस्थित होते। एक विशेष रूप से एक धार्मिक आयोजन था, और उसके चूंकि मुख्य यजमान थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उनकी मौजूदगी स्वाभाविक है। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल के तहत भी, चाहे वो किसी भी तरह के आयोजन में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की उपस्थिति वहाँ पे होती है। और इस लिहाज से मुख्यमंत्री भी वहाँ उपस्थित थे। स्टेट की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन, वो भी वहाँ पे उपस्थित थी। तो एकाध मंत्री अगर गए भी हों, जिससे मुझे ध्यान आ रहा है शायद रविशंकर प्रसाद गए थे, या एक दो और मंत्री गए होंगे, तो शायद इसलिए कि हालांकि रविशंकर प्रसाद तो मंत्री नहीं, तो एक दो और नेता अगर गए भी होंगे तो भाजपा के संगठन के नेता के तौर पर गए होंगे। तो इसलिए इसमें, और जो बात आपने कही कि प्रधानमंत्री बॉस की तरह थे, तो बॉस क्या, वो उस चूंकि इतने भव्य आयोजन की, एक ऐसा आयोजन जिसका सदियों इंतजार था करोड़ों करोड़ भारतवासियों को, उस ऐसे आयोजन के अगर वो मुख्य यजमान है तो निश्चित रूप से भाई वो उसकी भाव भंगिमा तो वही रही होगी, और वही होगी स्वाभाविक तौर पर। और ठीक है, चाहे जितने भी आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि तमाम अलग अलग क्षेत्र के जो दिग्गज लोग थे, चाहे वो बॉलीवुड के जी, हों, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे दूसरी खेल जगत के हों, कला के क्षेत्र के हों, वो, और इवन जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के, जी, वो भी तमाम बड़े गुरु जो जिनको जिनके जिनको हम याद कर सकते हैं, जिनके नाम हमें मालूम है, वो लगभग सभी वहां पर उपस्थित थे। और एक ऐतिहासिक, जैसे मैंने कहा कि वो एक ऐतिहासिक गौरव का क्षण था, और हर कोई चाह रहा था कि उस क्षण का वो प्रत्यक्ष दर्शी बने, उसका जो है वो गवाह बने, उसका साक्षात्कार करे। तो क्योंकि ये एक छोटा मोटा अवसर तो था नहीं, तो, मतलब जिसको कहते हैं ना वंस इन ए वाइल वाली बात, कभी जीवन में एक बार ऐसा मौका मिलता है लोगों को। तो वो वाकई जो लोग उस कार्यक्रम समारोह में शरीक हो पाए, वो धन्य हुए, और वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली रहे होंगे। बट मोदी चूंकि जैसे मैंने कहा कि मुख्य यजमान की भूमिका में थे, और इतना ही नहीं, वो लंबे समय तक, आपने भी एक जिक्र भी किया था कि वीरप्पा मोइली ने उनके 11 दिन के उपवास पर सवाल उठाया था, वो जी, स्वाभाविक है। देखिए, अगर आपकी दिनचर्या उस तरीके की नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना सुविधा भोग की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो आपको किसी के तपस्या, किसी के त्याग, किसी के बलिदान का एहसास हो पाना या उसको महसूस कर पाना, वो भी आपकी क्षमता से बाहर की बात होती है। जी।
तो खैर मुझे लगता है कि इन बातों को बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज उन नेताओं की आज वो दुर्गति नहीं होती, जिस दुर्गति को मोइली जैसे नेता प्राप्त हुए हैं, जी, वो शायद इन्हीं दुर्गतियों की वजह से हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी बड़ा सोचा ही नहीं, या जी। अपने विजन, अपनी दृष्टि को इतना बड़ा बना ही नहीं पाए कि वो किसी त्याग बलिदान जैसी चीजों को देख पाए। लिहाजा वो किनारे लगते चले गए। एक बात और जानना चाहूँगी सर, इनफैक्ट समझना चाहूँगी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। अब इससे ऑलरेडी वहाँ रायता फैला हुआ है बिहार की राजनीति में। अब इसको आप लालू यादव के साथ जोड़ के देखते हैं तो कैसे? नीतीश कुमार के साथ जोड़ के देखते हैं तो कैसे? आप कैसे इसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि ये जो ऐलान है नरेंद्र मोदी का, इसमें बहुत सारे सियासी मायने भी छिपे हुए हैं। सर। देखिए, वैसे तो कर्पूरी ठाकुर जी का ये जन्म शती वर्ष है, मतलब उनकी जन्म को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं इसी हुँ, साल हुँ। 2024 में। तो एक एक खास कह सकते हैं कि मौका है, और उस मौके पे भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को, जिनको हम जननायक भी कहते हैं, बिहार में तो जननायक हुए मूल रूप से, एक तो जयप्रकाश नारायण जी और दूसरे कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर जी को अगर उन्होंने भारत रत्न देने का ऐलान किया है, तो ठीक है, हम इसमें इसके सियासी पहलू भी देख सकते हैं। पर पहले मैं उस बारे में उसमें उसको उस दृष्टि से देखना चाहूँगा कि यह एक जननायक का सम्मान है उनके जन्म शती वर्ष पर। अब जहाँ तक उसके राजनीतिक कारण हो, वो उनके चुनाव, उनके नाम के चयन के, तो हो सकता है। मैं उससे इनकार नहीं करता, क्योंकि हर सरकार देखिए, या हर राजनीतिक दल अपने चुनाव समीकरण को नजर में रख करके, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो उद्देश्य है उनकी राजनीति का, वो तो सत्ता तक पहुंचना ही है। अब उस तक पहुंचने की सीढ़ी कैसे तैयार की जाएगी, वो उनकी अपनी कारीगरी पर निर्भर करता है। तो हो सकता है कि यह जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की का ऐलान हो, यह भी उसी कारीगरी का एक हिस्सा हो। लेकिन इतना तय है, देखिए, जिस तरीके से अभी बिहार में जो जनगणना कराई गई, जातीय जनगणना कराई गई केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद, जबकि जनगणना कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, चलिए फिर भी उसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सहमति दे दी, तो हम उसके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन उस जनगणना का जो परिणाम आया, जो नतीजा आया, उसमें यही जताने की कोशिश की गई कि भाई वहाँ 52% जो लोग हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। और तो उसका लाभ ये मान के चला जा रहा था कि इस आंकड़े को इसलिए बहुत जोर शोर से पेश किया जा रहा था नीतीश सरकार द्वारा, जिसमें फिलहाल नीतीश की का जनता दल यूनाइटेड और लालू जी की आरजेडी शामिल है, और कांग्रेस भी इसमें शामिल है। तो उसको इसलिए जोर शोर से बुनाया जा रहा था ताकि इसका चुनाव में कोई राजनीतिक लाभ लिया जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि उस कार्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा इक्का ये मोदी ने चल दिया है, कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान करके। वैसे कहने को देखिए, नीतीश और लालू दोनों खुद को कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बताते हैं, क्योंकि बिहार में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, या सामाजिक न्याय की जो राजनीति थी, उसके सूत्रपात कर्पूरी ठाकुर ने किया था। पहली बार उन्होंने ही उस राज्य में आरक्षण का आंदोलन शुरू किया था, और पहली बार वही कर्पूरी ठाकुर थे जिन्होंने प्रदेश में जो पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, उसके मुखिया थे कर्पूरी ठाकुर जी। 1970 में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गैर कांग्रेसी दल ने बिहार की सत्ता तक अपनी पहुंच बनाई।
तो उस सरकार के जो मुखिया थे वो भी कर्पूरी ठाकुर जी थे। खैर कांग्रेस के साथ उनका बेसिकली देखें तो कर्पूरी ठाकुर जी का जो पूरा का पूरा राजनीतिक संघर्ष रहा है, और वो राजनीतिक यात्रा रही है, वो सीधे तौर पर कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ही तो रही है। चाहे वो 1977 में जब वो दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने बिहार में कांग्रेस को परास्त करके ही आए। हालांकि तब ये इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश भर में एक लहर थी, जो दरअसल आपातकाल का विरोध हो रहा था जब। तो तब भी वो चुनाव जीत के आए, और जनता पार्टी के एक तरह से कहें जब जनता पार्टी से चुनाव जीत के आए, और फिर उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद भी संभाला। लगभग 2 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद की खैर वो एक अलग कहानी है कि कैसे उनके ही अंदर के घटक दलों में कुछ चीजों को लेकर के, और खास करके जो पिछड़ों की राजनीति का, पिछड़ों को आगे बढ़ाने की जो राजनीति लेकर आगे बढ़ रहे थे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, वही घटक के कुछ ऐसे जो सवर्ण बहुल वाले जो पार्टियां थी, उनको नहीं पसंद, रास नहीं आई थी, और उसके बाद बिखराव हुआ, और अल्टीमेटली जो है 2 साल बाद ही 79 में ये सरकार चली। खैर, तो लेकिन इसका नुकसान अ, सीधे तौर पर हम देखें तो हो सकता है कि चुनाव में आरजेडी और नीतीश कुमार जी के जदयू को हो। वैसे एक चीज और भी गौर करने की है कि इस घोषणा का नीतीश कुमार ने पूरा समर्थन किया है। हालांकि केवल समर्थन भी नहीं किया, उन्होंने तो परिवारवाद की राजनीति पर एक तरह का कटाक्ष भी किया, और कहा कि भाई मैंने तो कभी जीवन भर उन्होंने तुलना कर्पूरी ठाकुर से की, कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, और मैंने भी अपनी राजनीति में अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। तो लिहाजा यह इसका एक संदेश हम मान सकते हैं कि वो उनका इशारा जो है वो लालू प्रसाद यादव की तरफ रहा हो, क्योंकि लालू, लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप। जी। तो वहाँ चूंकि निश्चित रूप से सबने देखा है कि कैसे परिवारवाद की राजनीति परवान चढ़ी है, तो हो सकता है कि ये कटाक्ष उनके ऊपर भी हो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि 2024 का चुनाव जैसे नजदीक आने जा रहा है, आपको शायद यह खबर भी देखने सुनने को मिल जाए कि नीतीश ने अंततः आरजेडी से किनारा कर। मुझे इस बात की पूरी आशंका है। और भी दल आएंगे, निश्चित रूप से घटक दल और भी होंगे जो इंडिया अलायंस से अलग हो सकते हैं। उसमें कई, महाराष्ट्र के लिए उद्धव ठाकरे का भी एक दल में, जिस तरह से मुझे लग रहा है कि शायद वो कुछ मुद्दों पर भले ही वो साथ चलेंगे, जबकि उनकी अंतरात्मा उनकी गवाही नहीं दे रही होगी। जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार किया जाना, इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कतई कि ये बहुत ही सहृदय से यह फैसला किया होगा उद्धव ठाकरे ने। लेकिन और भी कई चीजें हैं, जिस तरह जैसे मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब बातचीत शेयरिंग पे आई, या पंजाब में बातचीत शेयरिंग पे आई, तो कुछ बिखरता हुआ दिखने लग गया। तो वो स्थिति देर सवेर आपको महाराष्ट्र में भी दिख सकती है। एनसीपी फिर भी कांग्रेस के साथ हो सकता है कि कुछ हद तक समझौते की स्थिति में आए, क्योंकि जब से अजित पवार अलग हुए हैं, तब से शरद पवार की जो टुकड़ी रह गई है उनके हिस्से में, उनके हाथ में, उसमें बहुत दमखम बचा नहीं। तो वहां पर वो तो समर्पण कर सकते हैं, लेकिन शिवसेना ने अगर समर्पण किया तो एक तरह से वो अपने राजनीति का खात्मा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल इस त्याग के लिए तैयार है। आपने सही कहा, क्योंकि जो इंडियन अलायंस में घटक दल हैं, सभी की छटपटाहट है सत्ता पाने की। अब ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है, और 22 जनवरी को तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है, लिहाजा अपने-अपने दड़बों में घुस जाओ, वहाँ जो मिले उसको हासिल करने की कोशिश करो। तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने खुद ही इंडी अलायंस का बेड़ा गर्क किया है।
नहीं, निश्चित रूप से देखिए अलायंस में जैसे मैंने कहा कि आप किसी लाभ के लिए जा रहे हैं ना, आप अपनी पार्टी का अस्तित्व दांव पर लगाने के लिए किसी गठबंधन का हिस्सा थोड़ी बन जाते हैं। तो आज अगर मान लीजिए ममता बनर्जी ये मान ले कि ठीक है हम आपको 40 में से 20 सीटें हम कांग्रेस को दे देंगे, तो इसका मतलब है कि खुद 20 पे भी नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि बाकी और भी घटक दल तो वहां हैं, जैसे सीपीएम है, सीपीआई है, ये भी गठबंधन का हिस्सा है। निश्चित रूप से वो भी चाहेंगे कि हमें कोई ना कोई सीट मिले, कुछ ना कुछ सीट मिले। तो अगर मान लीजिए 5 सीट उनको भी दे देंगे, तो ये कोई 15 सीटों पे लड़के अपने पैरों के कुल्हाड़ी थोड़ी मारने जा रहे हैं। यही एग्ज़ैक्टली। स्थिति केजरीवाल के साथ है। यही स्थिति लालू और नीतीश के साथ होने जा रही है। मैंने जो एक बात आपसे कही कि लालू और नीतीश, वहां भी देखिएगा ये मामला इसलिए खटकेगा, मामला वहां भी आप इस समय तो इंडिया अलायंस को किनारे छोड़ दीजिए, जो दो पार्टी मिलके कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं स्टेट में अभी, उनके भी इकट्ठा रहने की कितनी संभावना बदली गएगी ये कहना मुश्किल है। जब बात लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पे आएगी, जब आरजेडी और जेडीयू खुद सीट आपस में बांटने के लिए बैठेंगे, उसके बाद उनमें कितना मधुर संबंध रह पाता है या उनकी प्रेम लीला और कितनी चल पाती है, वो भी तब स्पष्ट हो जाएगा। तो बाकी और जो 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 स्टेट हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जो जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, या तमिलनाडु की बात कर लें, हम हमने तेलंगाना का हाल देख ही लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसी भी स्टेट में या इनके जो क्षेत्रीय दल जहाँ भी मजबूत स्थिति में अपने-अपने सूबे या अपने राज्य में हैं, वो इनको कोई अपने अपने अस्तित्व को दाँव पे लगा करके कांग्रेस को लाभ पहुँचाना चाहेंगे या गठबंधन के लिए इतना बड़ा त्याग करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए आपको जैसे मैं शुरू से कहता आया हूँ कि आप देखते जाइए 2024 के चुनाव आने तक कितने दल इस गठबंधन में रह जाते हैं। मुझे तो इस बात पर शंका है, कांग्रेस ही दबा गया। एक चलते-चलते और आपसे जानना चाहूँगी, राहुल की जो न्याय यात्रा है, जहाँ-जहाँ से गुज़र रही है, वहाँ-वहाँ पंगे-फसाद हो रहे हैं। और चूँकि ये अब यात्रा बंगाल से जानी थी, ममता ने पहले ही विथड्रॉ कर लिया। बिहार से भी गुज़रेगी, तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ-जहाँ से ये यात्रा गुज़रेगी, वहाँ-वहाँ अगर इंडिया अलायंस के उनके सहयोगी होते हैं, तो वो उस यात्रा के सफ़र से उनसे छूटते चले जाएँगे। क्या कहते हैं सर आप इस पे? नहीं, देखिए निश्चित रूप से जैसे कि ममता बनर्जी की एक नाराजगी की वजह यह भी तो रही। उन्होंने कहा कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है और जब इसको पश्चिम बंगाल से होकर गुजरना था, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस बारे में ना तो कोई जानकारी दी, ना कोई विचार विमर्श किया, जबकि हम तो गठबंधन के हिस्सा हैं। ये गठबंधन में साथ हैं, तो एटलीस्ट हमें इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी जानी चाहिए थी और इसके बारे में हमारी पार्टी के साथ बैठ करके एक विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर हमें तो इस पूरे घटनाक्रम या जो कांग्रेस का अपना आयोजन है, इसे पूरी तरीके से उपेक्षित रखा गया, हमें दरकिनार किया गया। तो उनकी तकलीफ जो स्वाभाविक वो इस वजह से भी हुई है। तो अब है क्या कि ये गठबंधन के बावजूद ये बार-बार ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन जो कांग्रेस की ओर से कहा जाता रहा, चाहे वो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, चाहे जो 2 यात्राएँ निकली उस दौरान कि नहीं हमारा तो भाई अपना रीजन ये जो गठबंधन है, ये तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकसभा चुनाव में एक जो कहते हैं ना कि एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के तौर पर किया है, बाकी जगह तो हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो इसलिए भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा शुरू हुई है, उसमें भी किसी भी घटक दल को ना तो शामिल किया गया। हालाँकि वैसे तो ये वाली जो यात्रा है, वो पिछली यात्रा के मुकाबले बहुत छोटी है। इसकी छोटी का आशय ये है कि जिस स्तर पर ये यात्रा चल रही है। आप इसलिए देखेंगे कि बहुत इग्नोर्ड भी है। वो अब है क्या कि अब हो सकता है कि राहुल ने जब इस यात्रा का समय चुना तो उनके दिमाग में ये हो कि जब हम यात्रा करेंगे शायद 22 जनवरी का जो भव्य आयोजन होने जा रहा है उसमें कुछ हलवा हो जाएगा या थोड़ा-सा डायवर्जन होगा, डेविएशन होगा। मगर मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा सोचा तो ये भी एक बड़ी भूल थी। हाँ, ये ज़रूर है कि अब इस आयोजन की छाया में उनकी यात्रा बिल्कुल ही कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आई।
मीडिया में रिपोर्ट्स भी उस तरीके से नहीं हो रही, पिछली बार भी नहीं हुई थी, इस बार तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है। तो जो अब हाल फिलहाल में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उस न्याय यात्रा की, वो किसी न किसी विवाद के तौर पर है। चाहे उन्होंने कहा कि भाई हमें वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, हमें मंदिर में जी। दर्शन करने से रोका जा रहा है, या कहीं कहा जा रहा है कि नहीं हमारा रास्ता नहीं दिया जा रहा है, कहीं कह रहे हैं कि नहीं हमारे रास्ते में वो बीजेपी के कार्यकर्ता आ जा रहे हैं, या वो हमारी गाड़ियों के ऊपर हमलावर हो जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वो क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो उतना ज्यादा मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो जितना उनसे जुड़ा हुआ विवाद रिपोर्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि ये जानबूझ करके भी ऐसी कोई स्थितियां पैदा की जा रही हो कि भाई जिसकी वजह से कम एक मीडिया का अटेंशन तो ड्रॉ हो। तो और दूसरी बात जब आपने कही कि जिन जिन राज्यों से गुजर रही हैं, यात्रा गुजरेगी, वहां वहां पे शायद गठबंधन के लिए थोड़ी असहज स्थिति पैदा हो, तो स्वाभाविक है। आप गठबंधन में रहते हुए अकेला प्रचार के लिए निकलेंगे तो स्थिति वही बनेगी जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुई कि कांग्रेस अलग प्रचार करती रही, आम आदमी अलग प्रचार करती रही, जनता दल यूनाइटेड के लोग अलग प्रचार करते रहे, समाजवादी पार्टी के लोग अपने प्रत्याशी के लिए अलग प्रचार करते रहे। फिर वो गठबंधन गठबंधन के तौर पर टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। बस।